हेलो दोस्तों। बायोलॉजी की आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और हम तड़का सीरीज की चौथी वीडियो में रक्त के बारे में जान रहे हैं कि रक्त हमारा टॉपिक चल रहा है। रक्त इससे पिछली वीडियो में आप रक्त के बारे में जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में उनके बारे में जान सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो तड़का सीरीज की तीसरी वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 3 लिखा हुआ होगा। और आज हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है और उससे बनने वाले जो आरबीसी होती हैं उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरा आरबीसी हम कंप्लीट करेंगे। कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, एक एक टॉपिक नोट करने वाले होंगे। नहीं करते हैं आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा, अगर इसमें से फाइब्रोनोजन, हमने प्रोटीन पढ़ा है पार्ट 3 में कि प्लाज्मा में एक फाइब्रोनोजन होता है। अगर हम उसे हटा दें तो क्या बचता है? सीरम बचता है। यहाँ से देखते हैं, मैंने जो लाइन बोली है, अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन हटा दें तो क्या बचता है? सीरम बचता है। और ये सीरम केवल एक वाटर टाइप होता है, इसमें कोई गाढ़ापन नहीं होता। जो प्लाज्मा होता है उसमें गाढ़ापन होता है। ठीक है, तो यानी कि हम ठोस ठोस पदार्थ उसमें से हटा देते हैं तो क्या बचता है? सीरम बचता है। और अगर हम इससे फाइब्रोनोजन को हटा देते हैं, इसमें से निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो सीरम बचेगा उस सीरम से, खाली सीरम से ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा, वो प्लाज्मा तो बचेगा लेकिन उससे अगर हम उसमें से फाइब्रोनोजन हटा रहे हैं उसे प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, फिर सीरम बोलेंगे। ठीक है, और इस फाइब्रोनोजन के हट जाने से ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का किस कारण नहीं जमता है ये आपको पता लग गया कि प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है और उसके हटा देने से ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये लाइन मैं समझता हूँ कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगली लाइन से क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। रेड सेल्स के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछे, यानी कि साइंटिफिक नेम अगर पूछे, तो एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। हीमोग्लोबिन, रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी माप आपने की होगी कि हीमोग्लोबिन कितना होता है और कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है इसका फॉर्मेशन पूछ लेता है, निर्माण कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये हमने बात पहले भी की हुई है कि हड्डी के बीच में रक्त का बनता है हमारी। ठीक है, रेड कलर की। और इसकी क्वांटिटी जो होती है मेल में जो होती है वो 5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml। 100 ml में 5 से 5.5 ml मिलियन तक मिलते हैं। फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन तक मिलते हैं 100 ml में। अगर हम 100 ml खून लेते हैं तो उसमें 4 से 4.5 मिलियन फीमेल में क्या मिलेंगी? हमारे हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सबसे छोटी रक्त की छोटी रक्त कोशिका है, सबसे छोटी रक्त कोशिका। यानी कि जो आरबीसी, सॉरी, जो हमारी, हाँ सॉरी, आरबीसी पढ़ा रहे हैं ना हम। आरबीसी में सबसे छोटी रक्त कोशिका पूछ लेता है कि खून में सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो आपकी आरबीसी कही जाती है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, खून की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आरबीसी होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी भी आता है और प्लेटलेट्स वगैरह भी आती हैं, जो पहले पहले हमने कवर की हुई हैं वीडियो में, कि ये कैसे बटा हुआ है बायोलॉजी, उसमें हमने जिक्र किया हुआ है। तो आरबीसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो आरबीसी से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है, वो स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी होती है रक्त की, याद रखेंगे। अगला, प्लेटलेट सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सॉरी, डब्ल्यूबीसी। आगे चलते हैं। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन में ये मर जाती हैं। 120 दिन का जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल्स का, 120 दिन का जीवन काल होता है। ऐसे आपसे पूछेगा कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ऐसे आपको ऑप्शन में लगाने को, टिक करने को मिलेगा। ठीक है, उसमें देश दे देगा, 100 दिन दे देगा, 20 दिन दे देगा, 80 दिन दे देगा, तो 120 दिन याद रखने हैं आपको रेड ब्लड सेल्स के लिए। ठीक है, आगे चलते आगे चलते हैं। इनकी जो डेथ है वो कहाँ पे होती है? ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे मरती हैं शरीर में, तो स्प्लीन, स्प्लीन यानी कि पलीहा, जिसे तिल्ली भी बोलते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरती हैं ये। ठीक है, स्प्लीन में सबसे ज़्यादा मरती हैं। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, हिंदी नेम
पलीहा है और इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। और थोड़ी कम मात्रा में मरती हैं, लेकिन लीवर में भी मरती है, उसे जिगर बोलते हैं हिंदी में, और थोड़ी कम मात्रा में मरती हैं। ठीक है, आरबीसी दोनों जगह मरती हैं, पलीहा में भी और यकृत में भी, स्प्लीन में और लीवर में, याद रखिएगा। आगे इनका रीजनरेशन जहाँ पे मरती हैं वहीं पे इनका रीजनरेशन भी होता है, यानी कि स्प्लीन में ही होता है पलीहा। और पलीहा को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, मानव का रक्त उत्पादक यानी कि ब्लड ब्लड बैंक, रक्त संग्राहक। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं। एक आरबीसी, यह आरबीसी का कब्रिस्तान भी है और इसका ब्लड बैंक भी है, यहाँ पे इकट्ठा भी होता है। तो रीजनरेशन भी होता है, फॉर्मेशन भी होता है, रीजनरेशन जनरेट भी होती है यहाँ पे। तो दोनों काम होते हैं किसमें, पलीहा में, स्प्लीन में। इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगर पूछे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, किन में, जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, उनकी आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ये विदाउट केंद्रक के, ठीक है, सेल्स होती हैं, ये विदाउट केंद्रक वाली सेल होती हैं, याद रखिएगा। इसका एक्सपेंशन, इसकी अपवाद क्या है भाई, हमने बताया कि भाई मैमल्स में आरबीसी नहीं होती, ठीक है, स्तनधारियों में आरबीसी नहीं होती, लेकिन जो ऊँट होता है, यानी कि ऊँटनी होती है, जो कैमल होते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। और लेमा लेमा यानी कि ये था, लेमा आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जिराफ को बोलते हैं लेमा, ठीक है, लेमा, ये एक जिराफ है और इसमें केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, मैं जिराफ नाम भूल गया था, लेमा को जिराफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऊँट और जिराफ जो होते हैं, इसके अपवाद होते हैं। हमने बताया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें पाया जाता है, ऊँट में और लेमा में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। मेन ब्लड सेल्स, मुख्य कोशिका होती हैं और ये 99% आरबीसी होती हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की थी एबी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एबी ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी। ठीक है, अब ल्यूवेनहॉक ने किस किस चीज़ की और खोज की थी वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। प्रोटोजोआ की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, आरबीसी की खोज की थी, सीरम की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी, और लिविंग सेल्स की खोज की थी। ठीक है, ये सारे पूछे हुए हैं ल्यूवेनहॉक के नाम से। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक ने किस किस चीज़ की खोज की थी ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर जो होता है ये आरबीसी को मापता है, यानी कि हमारे खून का जो मापन करता है उसी में ही आरबीसी भी आती है। तो आरबीसी मेन चीज़ है, तो उसको मापता है हीमोसाइटोमीटर। ये पहले भी बात कर चुके हैं हम, ये आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला है, आरबीसी की शेप कैसी होती है, आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव होता है, यानी कि अवतलाकार होता है। अवतल के आकार का होता है, जैसे अवतल लेंस वगैरह होते हैं, अवतल अवतल आप जानते होंगे, उत्तल अवतल आपने पढ़ा होगा। तो कॉनकेव और ये वाले लेंस होते हैं, तो इसमें बाइकॉनकेव यानी कि द्वि अवतलाकार होता है। और जब O2 जुड़ा होता है तब, ठीक है, द्वि अवतलाकार कब होता है, जब इसके साथ और O2 जुड़ा होता है। अब मैं O2 जुड़ने का क्या मकसद है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे फेफड़ों से जाते हुए आरबीसी पर ही बैठती है, उसमें से निकलकर ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी ही हमारे पूरे पूरे शरीर में आरबीसी ही ऑक्सीजन को परिवहन करवाती है। तो इसके साथ ऑक्सीजन बैठ जाता है, और जब जब ये इसके साथ बैठ जाएगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, द्विअवतलाकार हो जाएगा। ये बात समझ में आई। और जब बॉडी में से वापस ऑक्सीजन तो इसने दे दी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने की वाली बात होती है तो भी आरबीसी ही लाता है। तो जब बाहर लाने वाली नसों में से आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे CO2 कर लेना दोस्तों, CO2, यहाँ पे CO2 है। तो ये CO2 ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन इसमें नहीं जुड़ा होता, ये ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन को ही बताना चाह रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को ही बताना चाह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता। जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता तो उसका आकार कैसा होता है, ओवल आकार होता है, अंडाकार होता है। ये बात समझ में आई। एक बार और रिपीट करता हूँ। द्विअवतलाकार कब है, जब आरबीसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन वो लेके जा रहा है।
और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है तब उसका आकार कैसा है, अंडाकार, ओवल आकार का होता है। ये आप याद रखेंगे कि अंडाकार कब होता है और द्विअवतलाकार कब होता है। लार्ज, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैंने नोट किए हैं। लार्जेस्ट आरबीसी ऑफ यूनिवर्स, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो एम्फीबिया, एक उभयचर है एम्फीबिया, तो एम्फीबिया की सबसे बड़ी आरबीसी होती है संसार की। ठीक है, यहाँ पे संसार की बात हो रही है। और संसार में सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट आरबीसी ऑफ यूनिवर्स, संसार में सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? वो कस्तूरी मर्ग की, कस्तूरी हिरण की है। ठीक है, कस्तूरी हिरण। अब आते हैं मैमल्स में, कि हम स्तनधारी जो होते हैं उनमें, स्तनपाइयों में जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो किसकी होती है? एलिफेंट की। याद रखिएगा कि हाथी की स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। और स्मॉलेस्ट किसकी होती है स्तनधारियों में भी? फिर से वही, ठीक है, कस्तूरी मर्ग बोलिए, हिरन बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बनते हैं और ये पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि किसकी सबसे बड़ी आरबीसी होती है संसार में, और स्तनपाइयों में सबसे बड़ी आरबीसी एलिफेंट की होती है। संसार में एम्फीबिया, एम्फियुमा। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीसी का अब कार्य देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स का कार्य। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका कार्य क्या होता है? O2 और CO2 का संवहन कराना, यानी कि पूरे शरीर में उनका परिवहन कराना। ठीक है, परिवहन घुमाती है उसे पूरे शरीर में आरबीसी। ठीक है, O2 को और CO2 को। अब ये ट्रांसपोर्ट करती है O2 का, ये बताया ट्रांसपोर्टेशन किसका करती है? O2 का और CO2 का। ये मैंने बता दिया आपको कि इसके थ्रू ही सारी की सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ O2 अगर जुड़ता है तो क्या बनाता है? HbO2। ठीक है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। और जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? HbCO2, यानी कि डाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वहाँ पे डाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। जहाँ पे CO2 जुड़ेगा वहाँ पे डाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जहाँ पर O2 जुड़ेगा वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगर हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। और ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन जाकर मिलता है, हमने सांस ली तो ऑक्सीजन जाकर खाने में मिल गई। अब खाने को वो जलाएगी, जलाने के बाद क्या होगा? उसमें से CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कुछ पानी निकलेगा, और जितनी भी ऊर्जा उसमें से है वो अलग निकल जाएगी ATP अणुओं के साथ। ठीक है, ATP क्या होता है? ऊर्जा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इन्हें ऊर्जा ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन होता है अगर हाफ CO2 के साथ मिल जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है किसके साथ मिलकर? हाफ CO2 के साथ कार्बन मिलकर, C बनकर। यहाँ से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे बनाते हैं या कैसे बनता है ये आप लिख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, खाना खाने के बाद वो किस किस फॉर्म में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में टूटता है, और जल के फॉर्म में टूटता है, और हमारे ATP अणु निकलते हैं। ठीक है, नोट, यहाँ से आप नोट कर लीजिए, मनुष्य के शरीर में खून के अंदर सबसे जल्दी घुलने वाली जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया आपको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है? जब कार्बन हाफ CO2 के साथ मिल जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO, खाली CO से नोट करते हैं। और मनुष्य के खून के अंदर सबसे जल्दी घुलती है ये। ठीक है, सबसे बहुत जल्दी घुलती है। तो CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और ये कैसी गैस होती है? ये जहरीली गैस होती है, टॉक्सिक होती है हमारे लिए, और मीठी सी नींद लाने वाली गैस होती है। जो अंगीठी वगैरह में से निकलती है ना, वो यही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बंद कमरे में नहीं जलानी चाहिए। तो दम घोटू गैस भी इसी को बोलते हैं, इससे दम घुट के आदमी मर जाता है। ठीक है, नींद आनी शुरू हो जाएगी और उसे पता भी नहीं लगेगा, वो मर जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, दोनों नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, सब टॉपिक जो भी पढ़ा रहा हूँ सब में से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं आरबीसी में होने वाली बीमारी, डिसीज। ठीक है, आरबीसी से संबंधित जो भी रोग हैं उनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, रक्त की अल्पता, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है। अगर आरबीसी की कमी है, जाहिर सी बात है रेड ब्लड सेल्स खत्म हो गई तो रक्त की कमी हो जाएगी। आरबीसी की अधिकता
से क्या होता है, पोलीसाइथेमिया मिया पोलीसाइथेमिया। ठीक है, पोलीसाइथेमिया रोग होता है आरबीसी की अधिकता से। अगर ये अधिक बन जाए तो पोलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। सीधी सी बात है, हमारे शरीर में बैलेंस हर चीज़ का होना चाहिए। अगर बैलेंस किसी भी चीज़ की अधिकता होगी या कमी होगी तभी ये संसार भी बैलेंस पे टिका हुआ है। बैलेंस अगर बिगड़ता है तो हर चीज़ बिगड़ती है। अब ये है मिल्ड मिल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन B6 की कमी से होता है। अगर विटामिन B6 की कमी हमारी अंदर हो जाती है तो उसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं, विटामिन B6। और आरबीसी के निर्माण में ये सहायता करता है। जब ये B6 ही नहीं रहा तो आरबीसी नहीं रहेंगी। तो जब ये नहीं रहेगा तो इसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया। तो माइल्ड एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। आगे चलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, ये जेनेटिक डिसीज है। कैसी, आनुवांशिक, माता पिता से बच्चों में आने वाली बीमारी है, ये आनुवांशिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। इसमें होता क्या है, इसमें जो आरबीसी होती है उनका पूरा आकार नहीं रह पाता, वो आधे चांद की शेप में आ जाती हैं। आरबीसी हाफ मून शेप आरबीसी हो जाती हैं। ठीक है, आधे चांद की तरह, ऐसे आधे चांद हो जाती हैं। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा कि अंडाकार होती हैं या फिर द्विअवतलाकार होती हैं, द्विअवतलाकार होती हैं। तो इसका आकार ऐसा ना रह के ऐसा हो जाता है आधे चांद, तो ये अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर पाता ढंग से। अब ये जो सिकिल होता है, सिकिल जो नाम है, वो सिकिल घास काटने वाला जो औजार होता है ना, जो घास काटती हैं औरतें, आपने देखा होगा गाँव में, तो उनके पास एक हथियार होता है जिससे जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है ऐसे, और यहाँ पे उसमें पकड़ने का डंडा लगा होता है। तो ऐसे करके अर्धचांद के आकार का होता है, तो उसको सिकिल बोलते हैं। इसको घास काटने के औजार को सिकिल बोलते हैं, और इसके नाम के आधार पर ही इस बीमारी का नाम रखा हुआ है, तो सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, ये माता पिता से बच्चों में जाती है और ख़त्म नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ आरबीसी आपको समझ में आया होगा, और आपने नोट नहीं किया है तो बहुत सारे टॉपिक इसमें नोट करने वाले हैं दोस्तों, आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे अगर पेपर आप कोई भी क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिए होंगे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शायद 5 पार्ट में हम WBC के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रक्त से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि अभी रक्त ख़त्म नहीं होगा। रक्त में अभी WBC होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा, तब जाके कहीं रक्त ख़त्म होगा इसका, ब्लड का। तो मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको पूरी बायोलॉजी का इस तड़का सीरीज में पढ़ा दूंगा, तो आप नोट करते रहेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, और वीडियो पसंद आए तो करिए लाइक और सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।